किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका शुक्र मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग अक्सर उजड़ जाते हैं। ये कहानी गांव में रहने वाले एक छोटे बच्चे की, जिसने एक दिन अपने फादर से पूछा कि पापा, खुश रहने का सीक्रेट क्या है। तो उसके फादर ने कहा कि बेटा, इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा सवाल पूछा। उसके पापा उसे घर से बाहर लेकर के गए और सामने एक पहाड़ी पर महल था वो दिखाया और कहा कि बेटा, वहां पर वो व्यक्ति रहता है जो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे सकता है। बच्चे ने पूछा कौन है। तो पापा ने कहा कि बेटा, वहां पर दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं। पिताजी से परमिशन लेकर के वो बच्चा अपने सवाल का जवाब जानने के लिए दूर पहाड़ पर उस महल तक पहुंचने के लिए चल पड़ा। जब वो पहाड़ चढ़ करके वहां पहुंचा उस महल के पास, तो उसको देखता रह गया। इतना सुंदर, आलीशान, भव्य महल। उस बच्चे को उस महल की सुंदरता इतनी अच्छी लग रही थी कि वो भूल गया कि क्यों आया था। फिर उसे याद आया कि जो मेन काम था वो तो करा ही नहीं। उसने पूछा किसी से कि वो बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ रहते, तो उन्होंने बताया कि वो सामने जो दरबार लगा है वो उन्हीं का लगा है। उस लड़के ने वहां जाकर के देखा, बड़े बड़े व्यापारी आए थे। सब लोग अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए आए थे। बहुत लोग आए हुए थे। कोई अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था, कोई परिवार के बारे में जानना चाहता था। इस लड़के ने अपनी बारी का इंतजार किया। इसकी बारी आई। जाकर के उन बुद्धिमान व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा कि आपके बारे में पापा ने बताया। मैंने एक सवाल पापा से पूछा था, उन्होंने कहा कि आपसे पूछूं। मेरा सवाल यह है कि बस मुझे इतना सा बताइए, खुश रहने का सीक्रेट क्या है। वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम इतनी कम उम्र में इतना भारी सवाल लेकर के आए हो। अच्छा, काम करो, मैं तुम्हें जवाब दूं उससे पहले मेरा घर तो देख लो, इस महल को तो देख लो। ये तो देखो कि आदमी कैसा है, उसका घर तो देखो, तब तो समझोगे। क्या पता मैं गलत बात कह दूं। उस लड़के ने कहा हाँ, सही बात है, मैं देख कर के आता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि रुको, जाने से पहले एक शर्त है। तुम्हें एक चम्मच दे रहा हूं। एक चम्मच उसे दी। कहा कि इसे मुंह में रखना। उस चम्मच में 2 बूंद तेल डाल दिया और उस बच्चे से कहा कि बेटा, घूम करके आना, लेकिन याद रखना कि ये 2 बूंद तेल छलक ना जाए। लड़के ने कहा ठीक है। वो निकल गया। महल में घुमावदार सीढ़ियां थी। बचते बचाते धीरे 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 पूरा महल वो घूमा और वापस आ गया। जब वापस आया उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास, तो उन्होंने पूछा कि बेटा, महल देखा। लड़के ने कहा हाँ, देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वो झूमर देखा, इतना शानदार आलीशान झूमर हमने लटकाया हुआ है। लड़के ने कहा नहीं, वो नहीं देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुमने वो बगीचा देखा जिसमें नायाब पेड़ लगाए गए हैं। दूर दूर से ढूंढ ढूंढ करके हम वो चुनिंदा पौधे लाए जिनसे पेड़ बने। तुमने देखे कि नहीं। लड़के ने कहा नहीं देखे। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुमने हमारी आलीशान लाइब्रेरी देखी कि नहीं। उसमें दुनिया की ऐसी किताबें रखी हुई हैं जिन्हें पढ़ लो तो सब कुछ समझ में आ जाए। बच्चे ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा तो सारा ध्यान ये तेल की 2 बूंद पर था। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, वापस जाओ, एक बार फिर से घूम करके आओ और फिर मुझे बताना। शर्त यही रहेगी, बस घूम करके आओ। बच्चा गया दोबारा। अब की बार उसने सब कुछ निहारा, एक एक चीज को अपनी आंखों में बसा लिया। उस सुंदरता को समेट करके जब वापस आया तो बुद्धिमान व्यक्ति को बताने लगा कि क्या आलीशान महल आपने बनाया है, क्या नक्काशी है। मैं तो मतलब समझ नहीं पा रहा हूं, इतना सुंदर महल है, काश मैं भी यहां पर हमेशा के लिए रह पाता। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वाह, क्या बात है, अब तुमने हमारे महल को अच्छे से देख लिया। लेकिन एक बात बताओ, वो तेल कहाँ गया जो चम्मच में था। लड़के की नजर पड़ी, चम्मच में से वो तेल पता नहीं कब छलक गया, ध्यान ही नहीं गया उसका, क्योंकि अब की बार सारा ध्यान तो नक्काशी देखने में था, महल देखने में था। उसने कहा कि माफ कीजिएगा, वो तेल तो छलक गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि बेटा, बस यही है खुश रहने का सीक्रेट। बच्चे ने कहा समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, जब तुम्हें पहली बार भेजा तो तुम्हारा सारा ध्यान चम्मच में गिरे उस 2 बूंद तेल पर था। दूसरी बार भेजा तो चीजों को देखने में ध्यान था और जो बेसिक रूल था उसे तुम भूल गए। ये बैलेंस बना करके रखना ही खुश रहने का सीक्रेट है। जो जिंदगी में बैलेंस बना के चलता है, फैमिली में, करियर में, वही खुश रहता है। आप जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर पहुंच जाएं, अपने बेसिक्स को मत भूलिएगा। जो वैल्यूज से जुड़ा रहता है, जो संस्कारों से जुड़ा रहता है, जिंदगी में वही ऊंचाई हासिल करता है और हमेशा खुश रहता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को,
लेकिन चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी अफ्रीका महाद्वीप की। बात उन दिनों की है जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में डायमंड माइंस मिल रही थी, हीरों की खानें मिल रही थी। ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। गांव गांव में लोगों को मालूम चल गया था कि हमारे यहां पर हीरे निकल रहे हैं। तो एक गांव में किसान था जो परेशान हो चुका था खेती कर करके। उसको लगा कि क्या मिल रहा है, पैसा तो मिलता नहीं है ज्यादा। वो घर गया, जाकर के बीवी को कहा कि मैंने एक फैसला लिया है, अब मैं अपना खेत बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे एक यात्रा पर निकल जाऊंगा। मैं अपने पूरे अफ्रीका में घूम करके उस डायमंड की माइन को खोजूंगा जो हमारी किस्मत बदल देगी। उसने बीवी से कहा कि कल तुम्हें मायके छोड़ने के लिए चल रहा हूं। अपने ससुराल में गया, वहां जाकर के बीवी को छोड़ दिया। ससुर जी को बता दिया कि देखना वापस आऊंगा तो अमीर दामाद बन करके आऊंगा। वहां से आशीर्वाद लेकर के निकल गया। उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा था। उसे लग रहा था कि डायमंड की माइन ऐसे ही मिल जाएगी और जिंदगी पलट जाएगी। ढूंढता रहा इधर से उधर, लेकिन उसे कहीं भी हीरे की खान नहीं मिली। वो कहते हैं ना, जब उम्मीदों का बोझ ज्यादा हो जाता है तो इंसान अंदर से घबराने लगता है, फ्रस्ट्रेट होने लगता है। इस पर भी निराशा हावी हो गई और एक पहाड़ से कूद करके इसने नदी में जान दे दी, क्योंकि इसे कहीं भी हीरे की खान नहीं मिली थी। ऊपर से खेत बेच दिया था, पैसे खत्म हो गए थे। ये कहानी इस किसान की नहीं है, कहानी उस किसान की है जिसको इसने खेत बेचा था। वो रोजाना खेती कर रहा था, अपना काम कर रहा था। एक दिन खेत में पहुंचा, नदी किनारे वो खेत था। जो नदी का किनारा था उस साइड में रेनबो बना हुआ था। ये थोड़ा पास गया, जाकर के देखा तो एक चमकती हुई चीज रखी थी जिस पर सूरज की किरणें आ रही थी और रेनबो बन रहा था। ये वो चमकता पत्थर उठा करके घर ले आया और घर में रख दिया। इसको क्या मालूम कि क्या है। एक दिन एक रिश्तेदार इसके घर पर आया। उसने देखा कि यहां पर तो एक चमकता पत्थर रखा है। उसकी नजरें उस पर टिक गई। वो समझदार था, उसने देखे हुए थे हीरे वगैरह, उसको इसकी समझ थी थोड़ी। तो उसने कहा कि अरे मेरे भाई, ये यहां क्यों रख रखा है? ये चमकता पत्थर वत्थर नहीं है, ये बहुत नायाब हीरा है। और ये कहां मिला तुम्हें? तो इस किसान ने बताया कि भाई मेरे खेत में मिला था। तो जो रिश्तेदार था उसने कहा कि मेरे भाई, वो खेत नहीं है, वो तो हीरे की खान है, उसे खुदवाना शुरू करो। अपने रिश्तेदार की बात पर भरोसा करके इसने वो खेत खुदवाया। खान बन गई और वो खान ऐसी वैसी नहीं थी, उसमें से हीरे ही हीरे निकले। ये व्यक्ति जिसको खेत बेचा गया था, जो खेती कर रहा था, ये माला माल बन गया। एक वो किसान जिसके खेत में, जिसकी जमीन के नीचे ही हीरे थे, वो पूरी दुनिया खो जाए लेकिन उसे हीरे नहीं मिले। और दूसरा किसान जिसके खेत में ही हीरे छुपे थे। अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लाइफ को कोसने लगेंगे, ऊपर वाले को कोसने लगेंगे, फैमिली को, ऑफिस को कोसने लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपॉर्चुनिटी पहचान ली तो आप मौके पर चौका लगाएंगे। छोटी सी कहानी है, बस यही सिखाती है। जिंदगी में ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सुनते रहिए आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग कहते हैं कि साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन लोग अगर वाकई में आपके साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जौहरी की, जिनकी यंग एज में ही डेथ हो गई। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके परिवार में रह गए उनकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा। मां कब तक घर का खर्च चला पाती? उनके पास में सेविंग्स के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गहनों की पोटली थी। एक दिन मां ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, इस शहर में दूसरे किनारे पर एक दुकान है जो हमारे रिश्तेदार की है। तुम बस एक काम करना, वहां जाना और उनसे कहना कि अंकल जी मैं उनका बेटा हूं। पापा के बारे में बताना और कहना कि पापा जी का निधन हो गया है, हमारा परिवार संकट में है, आपकी मदद चाहिए, बस ये गहने खरीद लीजिए। मुझे लगता है कि बेटा वो हमारी मदद करेंगे, गहने सही दाम में खरीद लेंगे। छोटा बच्चा मां का आदेश मानते हुए चला गया। उस दुकान पर पहुंचा, जाकर के सारी रिश्तेदारी समझाई। वो जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि अरे बेटा आओ, बैठो, मुझे दिखाओ क्या तुम पोटली लेकर के आए हो। इस लड़के ने वो पोटली उन अंकल जी को दे दी। उन्होंने गहनों की पोटली देखने के बाद बच्चे को वापस लौटा दी और कहा कि बेटा एक काम करना, अभी बाजार मंदा चल रहा है, धीमा चल रहा है, सही दाम नहीं मिलेंगे,
इसलिए ये पोटली ले जाकर के माँ को वापस दे दो। जब मार्केट ठीक हो जाएगा, सही दाम मिलने लगेंगे, तेजी आ जाएगी, तो तुमसे ये पोटली मंगवा लूंगा। तब तक के लिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। और एक काम करना, स्कूल जाने के बाद जब शाम में थोड़ा बहुत वक्त मिले ना, तो दुकान पर आ जाना। यहाँ आकर के मेरे साथ में एक काम सीखना, तुम्हें काम भी सीखने को मिलेगा और बड़े होकर के तुम ये काम भी कर पाओगे। लड़के को अंकल जी बड़े अच्छे लगे। घर गया, जाकर के माँ को बताया कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है, कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे, और ये पोटली रख लो, जब मार्केट ठीक हो जाएगा, सही दाम मिलने लगेंगे तो हम बेच देंगे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। ये लड़का उस दुकान पर जाता था, काम सीखता था। एक दिन उन अंकल जी ने कहा कि बेटा एक काम करना, अब मार्केट ठीक हो गया है, माँ से कहकर के वो पोटली लेकर के आ जाना, अब वो गहने बेचने का समय आ गया। लड़का घर गया, जाकर के माँ से कहा कि वो गहनों की पोटली मुझे दे दो, मार्केट में दाम सही मिल रहे हैं, सही समय है इनको बेचने का। माँ ने अंदर से लाकर के वो गहनों की पोटली दे दी। लड़का वो पोटली लेकर के अपने कमरे में गया और गहने देखने लगा, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सारे के सारे गहने नकली थे। उसकी आंखों में से आंसू टप टप गिरने लगे। अगली शाम में बड़ी हिम्मत करके उस दुकान पर पहुंचा और अंकल जी ने पूछा कि बेटा वो गहनों की पोटली नहीं लाए? लड़के ने कहा कि आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया कि वो सारे के सारे गहने नकली हैं? आपने तो मुझे कहा कि घर ले जाकर के रख दो, जब मार्केट में दाम सही मिलने लगेंगे तब बेच देना। वो जो रिश्तेदार थे, उन अंकल जी ने कहा कि बेटा मैं उस दिन भी तुम्हें बता सकता था, लेकिन उस दिन बताता तो तुम और तुम्हारी माँ ये सोचते कि आज जब हमारे परिवार पर संकट आन पड़ा तो अंकल जी ने भी मुंह फेर लिया, हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए मैं उस दिन चुप रहा। मैं चाहता था कि तुम काम सीखो और खुद से समझ जाओ कि वो गहने नकली हैं। लड़के ने अंकल जी के पैर छू लिए, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप वाकई में ऊपर वाले के भेजे हुए इंसान हैं। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है रिश्तेदारों को कैसा होना चाहिए। दूसरी बात हमें सिखाती है लोगों को जज करना बंद कर देना चाहिए। तीसरी बात हमें सिखाती है हमें नहीं मालूम कि कौन किस सिचुएशन में है, उसका साथ हमेशा देना चाहिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कभी हार मानने की सोचो तो एक बार उस कारण को याद कर लेना जिसकी वजह से आप अब तक मैदान में डटे हुए हो। ये कहानी प्राची नाम की लड़की की, जिसने कॉलेज से पास आउट होने के बाद में जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। वो लड़की अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया कुछ दोस्तों के साथ में। शुरू में तो ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में आइडिया फ्लॉप हो गया। वो स्टार्टअप फेल हो गया, पैसा डूब गया। प्राची अपने दोस्तों से कट गई, उनसे बात करना बंद कर दिया, अपने आप को कमरे में बंद रखने लग गई। घर वालों को भी उसने कुछ कहना सुनना सब बंद कर दिया। घर वाले भी कहते थे कि एक बार तो बात कर लो, लेकिन घर वालों से भी उसने बात करना बंद कर दिया। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये इतनी जल्दी हार क्यों मान रही है, अभी तो एक ही बार कोशिश की थी, पहली कोशिश थी। प्राची की एक प्रोफेसर थी कॉलेज में, उन्हें बताया गया कि प्राची परेशान सी रहने लगी है। उन्होंने प्राची को कॉल किया और कहा कि एक बार मेरे घर पर आ जाओ, बस एक बार मुझसे मिल लो। उन प्रोफेसर मैम की प्राची बहुत इज्जत करती थी, इसलिए ना नहीं कर सकी। उनसे मिलने के लिए पहुंच गई शाम में। जब पहुंची तो प्रोफेसर मैम ने पूछा कि क्या हो गया है, क्यों परेशान हो? तो प्राची ने कहा कि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, फिर हम एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं? प्रोफेसर मैम ने कहा कि सही कह रही हो, रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, हमें तो सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, बाकी वो सब फैसला उस पर छोड़ देना चाहिए। तो प्राची ने कहा कि मैम बस यही तो कह रही हूं, तो जब उन्हें ही सब कुछ करना है तो हम भी मेहनत क्यों करें? मेरा सपना था मैम स्टार्टअप शुरू करने का, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं जिंदगी में। प्रोफेसर मैम प्राची को अपने गार्डन में लेकर के गई और पहला पौधा दिखाया। वो छोटा सा पौधा टमाटर का था जो सूख चुका था, खत्म हो चुका था। प्राची कहने लगी कि देखो इसका क्या हाल हो गया है, आपने भी तो मेहनत की होगी। प्रोफेसर मैम ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैंने मेहनत की, शुरू से लेकर के आखिरी तक इसका ख्याल रखा, खाद दिया, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, हर वो चीज इस्तेमाल की जिससे कि इसको बचाया जा सके, लेकिन ये खत्म हो गया। बस वो पौधा दिखा करके प्रोफेसर मैम वापस प्राची को लेकर के आ गई। प्राची अपनी बात पर टिकी हुई थी कि एफर्ट्स करने से कुछ नहीं होगा मैम, रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में, हमें तो एफर्ट्स करना भी छोड़ देना चाहिए, मुझे लगता है कि सब कुछ उसको करने देना चाहिए। प्राची की बातें नेगेटिव साउंड कर रही थी। प्रोफेसर मैम ने कहा कि रुको एक कॉफी पी लो, उसके बाद चली जाना। तुरंत वो कॉफी बना करके लेकर के आई। प्राची ने कॉफी पी,
वो जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन प्रोफेसर मैम ने कहा कि सुनो, एक बात और तुमसे करनी है, एक बार मेरे साथ आओ। वो प्राची को अपने घर के पिछले हिस्से में ले गई, जहां एक छोटा सा स्टोर रूम था। उन्होंने दरवाजा स्टोर रूम का खोला और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर लाल टमाटरों के ढेर लगे थे। प्राची चौंक गई। उसने कहा कि अभी तो आपने मुझे टमाटर का सूखा पौधा दिखाया, ये इतने सारे लाल टमाटर कहां से आ गए? प्रोफेसर मैम ने कहा कि बेटा, तुमने गार्डन का सिर्फ पहला पौधा देखा और मैं तुम्हें वापस लेकर के आ गई। तुमने पूरा गार्डन देखा ही नहीं। वो पहला पौधा देख करके तुमने सोचा कि यहां टमाटर उग ही नहीं सकते, और तुम ये सारे लाल टमाटर वो देख रही हो जिनके पौधे आगे लगे थे, लेकिन तुम गार्डन को पूरा देख ही नहीं पाई। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी है। पहली बार तुमने कोशिश की, पहला स्टार्टअप फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, कोई बात नहीं। ये पहला पौधा सूख गया तो क्या, मेहनत करती रहो, एफर्ट्स करती रहो, रिजल्ट वो ऊपर वाला अपने आप देगा और शानदार रिजल्ट देगा। अगर मैं भी सिर्फ इस एक पौधे को देख करके परेशान हो जाती तो ये बाकी के पौधे जो इतने लाल टमाटर मुझे दे रहे हैं, इन पर कभी ध्यान नहीं दे पाती। मैंने सबका ध्यान रखा, एक दो फ्लॉप हो गए, नहीं चल पाए, सूख गए, कोई बात नहीं, बाकी के पौधों ने शानदार रिजल्ट दिया है। कोशिश करते रहिए, रिजल्ट आपको मिल करके रहेगा। बस यही कहूंगा आपसे कि एफर्ट्स करते रहिए, रिजल्ट ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, और अगर आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है तो आपको रिजल्ट भी शानदार मिलेगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में लोग हमसे 3 वजहों से जुड़ते हैं। पहला भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, प्लेटफॉर्म पर बैठे थे और कुछ पढ़ रहे थे। तभी वहां पर एक न्यूली वेड कपल आया, जिनकी नई नई शादी हुई थी। वो भी आकर के इंतजार करने लगे। उन्होंने देखा कि जहां बुजुर्ग बैठे थे उनके पास में जगह थी, तो पति पत्नी जाकर के वहां बैठ गए। जो पति था उसको ज्ञान बघारने की आदत थी, ज्ञान देने की आदत थी। उसने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे थे, और जहां उसने देखा कि ये रामायण पढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति ने कहा कि अरे सर, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहां आप ये पुरानी चीजें पढ़ते रहते हैं, कुछ नया पढ़िए। इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं अखबारों में, वेबसाइट्स पर हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इतनी सारी नई नई बुक्स आती हैं, उनके बारे में पढ़िए, या फिर OTT पर कुछ नया कंटेंट देखिए। कब तक ये पुरानी बातें, पुराने ग्रंथ पढ़ते रहेंगे? वो कहने लगा। बुजुर्ग व्यक्ति चुप रहे, चुपचाप पढ़ते रहे। तभी ट्रेन आ गई। ट्रेन में काफी भीड़ थी। पीछे के रास्ते से बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ गए और आगे के रास्ते से वो लड़का चढ़ गया। ट्रेन रवाना हो गई। कुछ सेकंड्स के लिए वहां प्लेटफॉर्म पर रुकी। छोटा स्टेशन था, और जैसे ही ट्रेन चली 1 मिनट के अंदर वापस चेन पुलिंग हुई। बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि भाई क्या हो गया? तो किसी ने बताया कि एक लड़का आगे चढ़ा था, उसकी पत्नी पीछे प्लेटफॉर्म पर छूट गई है। बुजुर्ग व्यक्ति नीचे उतर करके आए कोच से बाहर और देखने लगे तो वो लड़का भागा जा रहा था अपनी बीवी को लाने के लिए। उसकी पत्नी को लेकर के आया। दोनों पति पत्नी ने ट्रेन बोर्ड की, और उसके बाद में बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि बेटा, वैसे तो मैं तुम्हें ज्ञान देना नहीं चाहता था, लेकिन अब कहना चाहता हूं। तुमने कहा कि मैं पुराना ग्रंथ रामायण क्यों पढ़ रहा हूं। तुम्हें पता है, रामायण में एक छोटा सा किस्सा है। जब भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी माता सीता के साथ में वनवास के लिए रवाना हुए, तो सबसे पहले उन्होंने रथ पर माता सीता को चढ़ाया। एक चौपाई है, चढ़ी रथ सिय सहित 2 भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। और एक और छोटा सा किस्सा आता है रामायण में, जब प्रभु श्री राम के परम सखा केवट ने नाव मंगाई नदी पार करने के लिए, तो उसमें भी प्रभु श्री राम ने सबसे पहले माता सीता को ही चढ़ाया। एक और चौपाई है, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अब अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो ये तुम्हें मालूम होता कि कभी भी कहीं भी जाएं तो सबसे पहले अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, उसके बाद में खुद बढ़ें। बस में चढ़ें, ट्रेन में चढ़ें, कहीं भी जाएं, सबसे पहले अपनी पत्नी को मौका दें आगे चढ़ने का, आगे पहुंचने का, उसके बाद में खुद चढ़ें, परिवार को आगे रखें। ये छोटी सी बात हमें रामायण से सीखने को मिलती है। और बेटा, ग्रंथ जो हैं कितनी भी बार पढ़ लो, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। इसीलिए मैं पुराना ग्रंथ, हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहा था। उस लड़के की शर्म के मारे आंखें नीचे हो गई और उसे समझ में आ गया कि वो जो ज्ञान बघार रहा था वो किसी काम का नहीं था।
छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको सिखाती है जिंदगी में सफल होने के लिए बार बार हमारे ग्रंथों को पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। जिंदगी में पॉजिटिविटी का परसेंटेज ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आंख दुनिया की हर चीज को देख सकती है, लेकिन आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कभी नहीं देख पाती। इंसान भी दुनिया की कमियों को हमेशा देखता रहता है, लेकिन अपने अंदर की कमी को कभी नहीं देख पाता। छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बादशाह और उसके ऑल टाइम फेवरेट डॉगी की। बादशाह के साम्राज्य में लोग कहते थे कि काश हम इस बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक होती। बादशाह अपने डॉग से इतना प्यार करता था, जहां जाता था, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में, किसी राजा से मिलने, कहीं भी जाए, वो कुत्ता हमेशा उसके साथ होता था। लोग मिसाल भी देते थे कि अगर जानवरों से प्यार करना सीखना है तो बादशाह से सीखिए। वैसे बादशाह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं। उसे अपने कुत्ते से, अपने डॉगी से प्यार था तो था। वो हमेशा उसे अपने साथ रखता था। एक बार बादशाह को समंदर पार किसी दूसरे बादशाह से मिलने के लिए जाना था। बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा कि ये डॉगी भी हमारे साथ जाएगा। सैनिक कुछ नहीं कह सके, चुपचाप उस आदेश को मानना था। एक बड़ी सी नाव तैयार की गई जिसमें कुछ और लोग भी उस राज्य के जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें भी उस दूसरे देश में जाना था। उस नाव में राजा साहब थे, उनके साथ में कुछ सैनिक थे, कुछ मंत्री थे और कुछ नॉर्मल पैसेंजर्स थे, और साथ में था राजा साहब का वो प्यारा सा डॉगी। उस कुत्ते के लिए पहली समुद्री यात्रा थी, पहली बार वो नाव में बैठ रहा था। जानवर होते हैं, उनमें एक अलग उत्साह होता है। जैसे वो नाव में बैठा, इधर से उधर घूमने लगा। उस डॉगी को शुरू में मस्ती सूझ रही थी और बादशाह को अच्छा लग रहा था कि उनका डॉगी मस्ती कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें खतरा समझ में आने लगा कि ऐसे ही दौड़ता रहा तो कहीं नाव ना पलट जाए। जो यात्री बैठे थे उनको भी डर सता रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। उनमें से एक फिलोसोफर था, दार्शनिक था। हिम्मत करके बादशाह के पास गया और जाकर के कहा कि हुजूर, गुस्ताखी माफ, लेकिन आप अगर आदेश दें तो इस डॉगी को ठीक कर दूं। उन्होंने कहा जरूर। बादशाह को भी समझ में आ गया था कि इसको चुपचाप बैठाना जरूरी है। वो फिलोसोफर गया, जाकर के 2 और यात्रियों की मदद ली और उस डॉगी को उठा करके पानी में डाल दिया। जहां ठंडा पानी उसको लगा और जहां उसे समझ में आया डॉगी को कि कहीं डूब ना जाए, उसे खतरा समझ में आया, वो डर के मारे घबरा गया। थोड़ी देर में इस पैसेंजर ने, जो फिलोसोफर था, इसने बाकी के दोनों यात्रियों की मदद से वापस उस कुत्ते को उठा करके नाव में डाल दिया। और जैसे ही वो कुत्ता नाव में आया, वो डॉगी चुपचाप जाकर के कोने में दुबक करके बैठ गया। ये छोटा सा चमत्कार था। बादशाह को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उस फिलोसोफर से, उस दार्शनिक से पूछा कि भाई ये क्या कर दिया? ये तो चुपचाप एकदम साधारण सा बन गया, इतनी मस्ती कर रहा था, शैतान था, एकदम नॉर्मल सा बैठ गया, क्यों? उस फिलोसोफर ने कहा कि हुजूर, बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसको खतरा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 मिनट के अंदर समझा दिया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, और इसे खतरा समझ में आ गया, इसलिए चुपचाप जाकर के बैठ गया है, अब इधर से उधर नहीं दौड़ेगा। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जब तक हमें दूसरे की सिचुएशन समझ में नहीं आती, हम उस पर उंगली उठाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इसीलिए दूसरों की स्थिति को समझें, उसके बाद में ही उन पर टिप्पणी करें, कोई भी कमेंट करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है। इसीलिए सिर्फ अपने अंदर की कमी को देखें, दूसरों की कमियों को देखना बंद कर दें, अपने आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। इस यही कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। छोटी सी कहानी। ये कहानी लॉकडाउन के दौरान की है और सच्ची कहानी है। लॉकडाउन के वक्त हमारे देश में कई सारे लोग थे जिनके पास में पैसों की कमी थी, खाने की कमी थी, जिनके पास में हर तरीके का संकट आ चुका था, जो काफी लोगों से मदद मांग रहे थे, लेकिन उतनी मदद मिल नहीं पा रही थी जितनी चाहिए थी। ऐसा ही एक कैब ड्राइवर था जो परेशान था। कैब्स चलना बंद हो चुकी थी, सब कुछ बंद था,
वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने बहुत लोगों को कॉल लगाई लेकिन बात नहीं बनी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चमत्कार हुआ। एक व्यक्ति का कॉल आया और उसने कहा कि भाई साहब अपना अकाउंट नंबर भेजिए, आपकी बैंक का नाम, ये सब डिटेल भेजिए, मैं आपको पैसे भेज रहा हूं। ये समझ नहीं पाया। इसने पूछा कि मैंने आपसे मदद मांगी थी। उसने कहा, अरे ये सब छोड़िए, आप पहले बैंक डिटेल्स भेजिए, बाद में बात करते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इस कैब ड्राइवर को समझ नहीं आया कि कौन है जो मेरी मदद करना चाह रहा है, जान ना पहचान, और मैंने तो मतलब इससे मदद भी नहीं मांगी, कौन है ये। घर वालों से बात की, उन्होंने कहा एक बार भेज दो ना, सही होगा तो मदद कर देगा। हिम्मत करके बैंक डिटेल्स शेयर कर दी। थोड़ी देर में तुरंत मैसेज आया कि पैसे आपके अकाउंट में आ गए। इस व्यक्ति के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। इसकी फैमिली में एक हल्की सी खुशी आ गई थी कि वाह, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तभी कॉल आया उसी व्यक्ति का जो बैंक डिटेल्स मांग रहा था। फोन उठाते ही इस कैब ड्राइवर ने सबसे पहले पूछा कि आप कौन हैं, मेरी मदद क्यों की आपने। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई साहब, आप भूल गए, 4 महीने पहले मुझे दिल्ली जाना था, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी और आप ही मुझे लेने आए थे घर से स्टेशन तक। आपकी कैब में था, स्टेशन पहुंचा, मेरा फोन आपकी गाड़ी में छूट गया, मैं अंदर स्टेशन पर चला गया, प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो मुझे याद आया कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है। मुझे उस दिन एक जरूरी इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था। वो सब तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आज का तो दिन ही मनूस है, मेरा फोन गायब हो गया। दौड़ करके बाहर आया लेकिन आपकी कैब कहीं नहीं दिखी। मैं गुस्सा करने लगा, गालियां देने लगा, पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया उस दिन आपको। बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया था। सुबह सुबह 6 बजे जब मुझे एक उम्मीद के साथ में दिल्ली जाना था, मेरी जिंदगी में ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया। बहुत फ्रस्ट्रेशन में था। सीधा मैं घर पहुंचा, ऑटो से उतरा तो देखता हूं कि वहां एक कैब खड़ी है। मैं फिर से कैब वालों को गाली देने लगा कि क्या ये कुछ भी मतलब फोन लेकर के चला गया, किस तरीके के लोग होते हैं। तभी मैंने देखा कि कैब का दरवाजा खुला और आप निकले। आपने मेरा फोन सबसे पहले मुझे दिया और कहा कि भाई साहब, यहां घर पर ताला लगा है, बड़ी देर से यहां खड़ा हूं, कोई दिख जाए तो उसे फोन दे दूं। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और साथ में मुझे गिल्ट फील हो रही थी कि मैंने आपको गलत समझा। उस दिन आपने वो हजारों का फोन लौटा करके मुझे करोड़ों की बात सिखा दी। पहली बात, किसी को भी जज ना करें। दूसरी बात, हर इंसान अच्छा होता है, बस थोड़ा सा भरोसा करना शुरू करें। बस तब से मैंने आपका नंबर सेव कर लिया था और अब जब लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद था, तो मुझे आपकी याद आई। मुझे लगा कि आपकी मदद करनी चाहिए, आपको पैसों की जरूरत होगी, बस इसीलिए आपको कॉल कर दिया और आपको पैसे भेज दिए। अब बस थैंक यू मत कहिएगा, क्योंकि थैंक यू तो मुझे कहना है आपको, क्योंकि आपने मुझे काफी कुछ सिखाया, इसलिए थैंक यू। छोटी सी कहानी है लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा काम करते चलिए, उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। मैंने अक्सर आपको हर तरीके की कहानी सुनाई है, पुराने जमाने वाली, राजा वाली, रानी वाली, लेकिन आज की कहानी सच्ची है। ये सच्ची कहानी अंदर तक आपको झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे अंदर भी ताकत है, हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी मंजिल पा सकते हैं। क्योंकि ये कहानी कुछ इतनी कमाल की है कि मुझे बार बार इंस्पायर करती है। जिनकी कहानी, उनका नाम है मैरी क्लैप्टन। 2000 की बात है, अपने चाचा के साथ में पानी लाने के लिए बाहर गई थी। 4-5 बदमाश अचानक से आए और आकर के इनके चाचा पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, उन्हें जमीन पर गिरा दिया, पीटने लगे, मारने लगे, खून ही खून हो गया। इस छोटी सी बच्ची को समझ में आ गया कि अगर यहाँ से नहीं भागी तो इसकी भी जान खतरे में होगी। अपनी जान बचाने के लिए और चाचा की जान बचाने के लिए, कुछ और लोगों को बुलाने के लिए, मदद मांगने के लिए बच्ची वहां से भागी। और जैसे ये छोटी बच्ची भागी, बदमाशों ने देख लिया, इसका पीछा करने लगे। छोटी बच्ची पूरी ताकत के साथ दौड़ रही थी, लेकिन कितना दौड़ती। उन बदमाशों ने इसे भी पकड़ लिया, इसको भी मारने लगे। जमीन पर खून ही खून बह रहा था। इस बच्ची को अचानक से एक आइडिया आया और इसने मरने का नाटक किया। बदमाशों को लगा कि शायद ये मर गई है, फटाफट से वहां से भाग गए। जब बदमाश वहां से भाग गए तो बच्ची उठ खड़ी हुई और जितनी जान बची थी उसी जान के साथ में दौड़ने लगी। जब दौड़ रही थी तो देख रही थी कि खून बहता चला जा रहा था, गिरता चला जा रहा था। अपनी हथेलियों को देखा तो हथेलियां बस हाथों से निकलने के लिए तैयार थीं, गिरने वाली थीं, खून ही खून हो रखा था।
जैसे तैसे घर पहुंची, घर वालों से मदद ली, अस्पताल पहुंची। जब हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। 4-5 घंटों के ऑपरेशन के बाद में इसकी जान बचा ली गई, लेकिन इसके दोनों हाथ नहीं बच पाए। अब सबसे बड़ी समस्या थी परिवार के सामने कि हॉस्पिटल का खर्चा कैसे दिया जाए, वो जो बिल है कैसे पे किया जाए। दूर के रिश्तेदारों को कॉल लगाया, उनसे बात की, उनकी मदद मांगी, जैसे तैसे हॉस्पिटल का बिल पे किया। और जब घर पहुंचे तो घर बचा ही नहीं था। वो जो बदमाश थे वो हमला करने के बाद में इनके घर पहुंचे थे और घर में जाकर के आग लगा दी थी। सब कुछ राख हो गया था। मैरी क्लैप्टन के सामने एक के बाद एक चुनौतियां खड़ी थीं, तैयार थीं, समझ नहीं पा रही थी कि होगा क्या। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, ऊपर वाले को कोसा नहीं बल्कि धन्यवाद दिया कि हे ऊपर वाले, आपका शुक्रिया है कि आपने मेरी जान तो बचा ली, मुझे जिंदगी तो दे दी। 2008 में हाई स्कूल में अच्छे नंबर्स के साथ में वहाँ पास किया। उसके बाद में 2011 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, शेफ बन गई। मीडिया ने इनको बड़ा कवर किया, बड़ी कवरेज इनको मिली, बड़ी बड़ी होटल्स में जाती हैं प्रोजेक्ट के लिए। और मैरी क्लैप्टन की ये कहानी हमें सिखा रही है। वो खुद भी कहती हैं कि मुझे ऊपर वाले को बस धन्यवाद कहने का मन करता है कि उन्होंने कम से कम मुझे मौका दिया ज़िंदगी में दोबारा से बाउंस बैक करने का। मैं कभी भी उनको कोसती नहीं हूं कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ। मैरी क्लैप्टन के साथ में जो लोग काम करते हैं, जो उनके कॉलीग्स हैं, वो बताते हैं कि मैरी क्लैप्टन कभी भी मदद नहीं मांगती हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही कहती हैं कि मेरी आकर के मदद कीजिए। कभी गर्म बर्तन का ढक्कन हटाना हो, क्योंकि दोनों हथेलियाँ तो नहीं हैं, हाथ तो नहीं हैं, किसी शीशे का चिकना ढक्कन खोलना हो, तब ये किसी की मदद मांगती है। मैरी क्लैप्टन जैसी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जो हमें लगातार इंस्पायर कर रही हैं। इनसे बस एक ही बात सीखिए, जिंदगी में पूरी ताकत के साथ, मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीच रास्ते से लौटने पर आप उतनी ही डिस्टेंस कवर करेंगे जितने में शायद आप मंजिल तक पहुंच जाएं।